गुड आफ्टरनून। मैं ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आपको बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। बॉटनी में आपका सेकंड पेपर जो है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम सब टॉपिक पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग फर्स्ट, उसके बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर लाइगेज। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजी के अंदर किस तरह से मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया। आणविक जीव विज्ञान जिसका शाब्दिक अर्थ है, इसके अंदर हम आणविक जीव विज्ञान में किन औजारों का उपयोग करते हैं, तकनीकों का उपयोग करते हैं, तो इसमें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे। टूल्स एंड टेक्निक्स। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का शाब्दिक अर्थ होता है कोशिका मुक्त परिवर्धन। एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि जीन अभियांत्रिकी, जिसका हिंदी में जैसे कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कोशिका मुक्त वातावरण में जीन को परिवर्तित करना। कोशिका मुक्त वातावरण में जीन को परिवर्तित करना। जेनेटिक इंजीनियरिंग को, इस कारण जेनेटिक इंजीनियरिंग को जीन मैनिपुलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं। जब जीन को परिवर्तित किया जाता है तो वातावरण को बिल्कुल नियंत्रित रखा जाता है और नियंत्रित वातावरण में जीन को परिवर्तित किया जाता है हमारे अनुसार के हमें इस जीन का आगे जाके क्या उपयोग करना है। ठीक है, तो किस तरह से जीन को इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, किस तरह से जीन को काटा जाता है, फिर उसमें हमारा जो सुटेबल जीन होता है, जो डिजायर्ड जीन होता है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, उसे जोड़ा जाता है। जब हम जीन को तोड़ते हैं तो उसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लेते हैं, और जब जीन को वापस जोड़ा जाता है तो उसके लिए लाइगेज एंजाइम काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत काफ़ी सारी टेक्निक्स है। जब हम जीन को तोड़ते हैं तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लेते हैं, और कुछ टेक्निक्स भी इसमें काम में ली जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसके अलावा कुछ और तकनीकी के भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इत्यादि। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इत्यादि हम काम में लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जब डीएनए को रिकॉम्बिनेंट करना होता है उस समय जीन क्लोनिंग इत्यादि भी की जाती है। इसमें हम क्या करेंगे, जीन का क्लोनिंग किया जाता है। यानी कि जीन के क्लोनिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले जीन को आइसोलेट करेंगे। यानी कि हमने जैसे कोई मान लो प्लांट है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर कोई जीन है जो कि कोई डिजीज रेजिस्टेंट जीन है, उस डिजीज रेजिस्टेंट जीन को उस प्लांट से निकाला जाएगा, और उस जीन को निकालकर दूसरा कोई प्लांट जिसके अंदर कोई डिजीज हो रही है, मान लो कोई एक्स डिजीज हो रही है किसी प्लांट ए में, कि जैसे कोई ये प्लांट ए है जिसके अंदर ये एक्स डिजीज हो रही है, तो एक्स डिजीज अगर इसके अंदर हो रही है तो इसका मतलब एक्स डिजीज होने का कारण क्या है कि ये इस एक्स डिजीज हो रही है इसमें। तो अगर इस एक्स डिजीज को बचाना है, ये एक्स डिजीज को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा प्लांट है बी जिसके पास एक्स डिजीज के रेजिस्टेंट के जीन है, डिजीज के एक्स रेजिस्टेंट के जीन है,
तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ से एक्स रेजिस्टेंट के जो रेजिस्टेंट जीन है उन जीन को क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे। यानी कि ये जीन है जिसके अंदर ये एक्स रेजिस्टेंट का जीन है और इसका जो जीन है जिसके अंदर ऑलरेडी डिजीज हो रही है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे ताकि इसमें, और फिर यहाँ से इसको काटेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और काटने के बाद में इस जीन को अलग कर दिया जाएगा जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है XR। इस XR को यहाँ पर जोड़ा जाएगा और जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम में लेते हैं वो होता है लाइगेज। ठीक है, तो इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या कर सकते हैं, एक प्लांट जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है और एक प्लांट जो कि डिजीज के लिए सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव प्लांट में से जो सेंसिटिविटी के जीन है उनको रिमूव किया जाएगा और जहां पर डिजीज रेजिस्टेंट के जीन है उन जीन को वहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू हटा के और उनको जहां पर डिजीज हो रही है उसके साथ में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इस तरह से डीएनए रिकॉम्बिनेटिंग किया जाता है, यानी कि पहले जीन की कटिंग की जाती है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जीन की कटिंग किया जाना, जीन ऑब्लिक डीएनए हम कह सकते हैं। इसमें डीएनए की पहले कटिंग की जाती है, देन कटिंग के बाद में उसको लाइगेज किया जाता है, यानी कि पहले कटिंग की जाएगी, उसके बाद में सुटेबल जगह पे जाकर उसको लाइगेज या जोड़ा जाएगा और उसके बाद में जोड़ने के बाद में उसे अलग अलग तकनीकी के द्वारा देखा जाएगा कि हमने जो पर्टिकुलर जीन डाला है वो हमारे पर्टिकुलर, जैसे कि अब ये नया जो बना है X, अब ये A जो है प्लांट वो X, ये रेजिस्टेंट वाला जीन इसमें आ चुका है, तो इसे हमें देखना होगा कि ये रेजिस्टेंट वाला जीन यहाँ पर है या नहीं है। तो इसके लिए हम कुछ तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, जैसे कि हमने इसके लिए तकनीकी यूज़ कर ली इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि इसमें ये पर्टिकुलर जीन यहाँ ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐड होना या नहीं होना ये देखने के लिए लास्ट में हम तकनीकी का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर हम बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काटना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे ये क्या करता है, डीएनए को छोटे खंडों में तोड़ता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब होता है डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आगे हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक आता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा आता है एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियस जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो पर्टिकुलर डीएनए को किनारों से काटता है। यह डीएनए को किनारों से काटता है। जैसे मान लो पर्टिकुलर ये कोई जीन है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इसको यहाँ से और यहाँ से काटेगा, जिसकी वजह से अब जो ये नया बनेगा इस तरह से नया डीएनए खंड बन जाएगा। जबकि जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो हमेशा डीएनए को बीच से काटता है, डीएनए को बीच से काटता है। किस तरह से, ये कोई पर्टिकुलर डीएनए है, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां से काटेगा इस तरह से, दो भागों में ये बन गए खंड, डीएनए के खंड। तो
इस तरह से एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की थी 1916 में अर्बर ने, डब्ल्यू अर्बर ने 1960 में डब्ल्यू अर्बर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की थी। तो आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, सबसे पहले किसने बताया था। और उसके बाद में स्मिथ, नाथस और आर्बर ने फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया था, जिसके लिए उसे 1978 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? स्मिथ, नाथस, इसके लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था स्मिथ, आर्बर और नेक्स्ट था साइंटिस्ट का नाम था नाथस। आर्बर और नाथस। इन 3 साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला था फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट करने के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट करने के लिए। तो हमें ये 2 साइंटिस्ट के नाम पता होने चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की थी। तो आर्बर ने की थी। कब की थी? 1960 में। और 1978 के अंदर ये जो इन्होंने किया था काम, नोबेल पुरस्कार मिला था 1978 में मिला था। स्मिथ, आर्बर और नाथस को क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो फर्स्ट तो होनी चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसके अंदर साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, पैलिंड्रोमिक साइट होनी चाहिए, पैलिंड्रोम। फर्स्ट विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए इनकी? फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो साइट स्पेसिफिक होना चाहिए, साइट स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो उसकी जो साइट होती है वो पैलिंड्रोम होनी चाहिए, जहां से उसे जो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है वो पैलिंड्रोमिक होनी चाहिए। और ये जो साइट होती है वो कैसी होनी चाहिए? पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक होनी चाहिए। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है कोई सीक्वेंस जिसे राइट और लेफ्ट से पढ़ने पर एक जैसी हो। राइट और लेफ्ट से किस तरह से कि यहाँ पर लिखा हुआ AGCT, और यहाँ से भी अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है TCGA, यानी कि राइट और लेफ्ट से पढ़ने पर जब सीक्वेंस एक जैसी होती है तो उसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की विशेषता होनी चाहिए कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो पैलिंड्रोमिक होनी चाहिए। ठीक है, ताकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे आसानी से पहचान सके। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को अगर हम बात करें तो इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है आसानी से पहचान पाता है, से रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका थर्ड पॉइंट कि जो डीएनए खंड होते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से पहचानने के बाद में प्रभावित नहीं होने चाहिए। जो डीएनए खंड के जो प्रकार होंगे वो रेस्ट्रिक्शन साइट की पहचान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। जो डीएनए खंड बनते हैं, डीएनए खंड बनते हैं वे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा पहचाने जाने चाहिए। पहचान यानी जो डीएनए खंड बनते हैं उनसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा पहचाने जाने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, विशेष रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा विशेष डीएनए खंडों को या विशेष रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा अगर हम बात करते हैं विशेष रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा विशेष डीएनए के रेस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें, इसका अर्थ है कि भाई जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो डीएनए के अंदर उपस्थित विशेष रेस्ट्रिक्शन साइट को पहचानते हैं। यानी कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्शन साइट को ही पहचानेगा। जैसे कि अगर एक ये डीएनए है, इसके अंदर ये इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो यहाँ पर ही आके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसे कट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो रेस्ट्रिक्शन साइट स्पेसिफिक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होगा रेस्ट्रिक्शन साइट स्पेसिफिक होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट स्पेसिफिक होगा। रेस्ट्रिक्शन साइट स्पेसिफिक होगा, ये इसकी विशेषताएं होती है। इसके अलावा डीएनए खंड के जो प्रकार होते हैं वो रेस्ट्रिक्शन साइट के पहचान को प्रभावित नहीं करते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो हमें 3 प्रकार के मिलते हैं, या हम कह सकते हैं एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम 3 पार्ट्स के अंदर बांट सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकंड और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थर्ड। इसमें जटिल व लंबी
साइज की सीक्वेंस होती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर हम बात करें आर फर्स्ट को जो होता है वो लगभग 15 बेस पेयर लंबा होता है, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस जो होगी। ठीक है, मिथाइलेज और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी मिलती है। एग्जाम्पल है इसका इको R1। फिर नेक्स्ट आता है 8 सेकेंड। देखो तो टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं 3 टाइप्स के मिलेंगे हमें। जटिल आरएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो होता है जटिल और लंबी साइज होती है इसकी सीक्वेंस। रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है वो लगभग अगर हम बात करें तो 15 बेस पेयर की रिकॉग्नाइजेशन साइट होगी जिसको ये रिकॉग्नाइज करेगा। और इसके अंदर मिथाइलेज और एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी भी पाई जाती है
और रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस के भीतर ये कट लगा था। अगर रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस 15 बेस पेयर की है तो 15 बेस पेयर के अंदर यह कट लगाएगा। सेकंड जो होता है इसमें रिकॉग्नाइजेशन साइट के भीतर या पास में कट लगाया जाता है, जो 8 सेकंड होता है। इसमें मैग्नीशियम आयन आवश्यक होता है, नीड होती है इसकी बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम आयन की। और फिर हम बात करते हैं ये रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस में जहाँ TCA बेस होते हैं उसके 1000 बेस पेयर की दूरी पर यह कट लगाता है। इसका एग्जाम्पल है हिंड सेकंड, इसका एग्जाम्पल है इको R1। और थर्ड आता है हमारा रेस्ट्रिक्शन, फर्स्ट और सेकंड का मध्यवर्ती होता है। यह रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस के पास में कट लगाएगा हमेशा, यह भीतर लगाता है, यह भीतर या पास लगाता है, और यह केवल हम पास में ही कट लगाएगा। इसका एग्जाम्पल है इको PB फर्स्ट और हिंड थर्ड। ये है हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप्स। अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के क्लीवेज के टाइप्स। क्लीवेज पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये क्लीवेज जो होता है दो तरीके से करता है। एक तो बनाता है स्टिकी एंड और एक बनाएगा ब्लंट एंड।
अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के विदलन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो तरह से इसमें जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के खंडों को दो तरीके से काट सकता है, एक तो स्टिकी एंड बनाता है और एक में ब्लंट एंड बनाता है। स्टिकी एंड में जो एंड बनेंगे वो चिपचिपे होंगे और जब ये कटता है तो ये जो दोनों हिस्से जब बनते हैं एक डीएनए खंड को जब तोड़ा जाता है तो दोनों के सारी क्रम जो बनेंगे, जो बेस पेयर्स होंगे वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे यहाँ पर ए सी है, जो कटा हुआ है वो जी सी, अगर इनको वापस जोड़ेंगे तो वो आसानी से जुड़ सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं ब्लंट एंड की तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो दोनों खंडों को ये सम्मिलित रूप से काटता है। और ब्लंट एंड के अंदर जब डीएनए खंड को तोड़ा जाता है तो इसमें जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पे काम करता है, जैसे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम किया तो बराबर दो भागों में सम्मिलित रूप से तोड़ा जाता है। ब्लंट एंड को वापस जोड़ने में अक्षम होता है, ब्लंट एंड को वापस नहीं जोड़ा जा सकता है। और इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कारण ही इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के क्लीवेज पैटर्न के आधार पर ही इसे डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी का मील का पत्थर कहा जाता है। ठीक, आधार पर ही इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मील का पत्थर कहा जाता है। पत्थर कहा जाता है। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या किया, जैसे ये कोई डीएनए ए है, डीएनए ए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने तोड़ा और तोड़कर इसको दो भागों में बांट दिया, ठीक है। और दो भागों में बांटने के बाद में ये डीएनए के ये क्या बन जाए, डीएनए के सेगमेंट। अब इन डीएनए के सेगमेंट को आगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस और एचपीएलसी के द्वारा अब इनको काटा जाता है। और काटने के बाद में एक पास में एक होता है वेक्टर डीएनए। ये क्या है, वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए को भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तोड़ता है दो भागों में। और तोड़ने के बाद में ये जो था डीएनए ए, जो हमारा डिजायर डीएनए था जिसकी हमें ज़रूरत थी, जो कि कोई रेजिस्टेंट का जीन था, इसमें क्या था, रेजिस्टेंट जीन था। ये जीन यहाँ उपलब्ध है, इसको अब यहाँ पर ले जाके जोड़ा जाता है लाइगेज एंजाइम के द्वारा। ये जीन ए यहाँ आ चुका है और इसको वापस जोड़ दिया जाता है। इस तरह से ये जो डीएनए बना है, इस डीएनए को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
और इस तकनीकी को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि किसी डिजायर्ड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़ना और तोड़ के 2 खंडों में बांटना, जिसमें कोई एंजाइम ए है, कोई जीन ए है जो हमारा रेजिस्टेंट का जीन है, इसे किसी वेक्टर डीएनए जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से को तोड़ के 2 भागों में बांटना और इसे डीएनए सेगमेंट को लाइगेज के थ्रू वेक्टर डीएनए में जोड़ना और वेक्टर डीएनए को रेजिस्टेंट जीन के अंदर चेंज करना। इस तरह से ये जो डीएनए बनता है इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल जैसे कि अगर हम बात करें ई कोलाई के अंदर, जो ई कोलाई होती है, ई कोलाई के अंदर डाल दिया जाता है और इसकी मल्टीपल कॉपी बना दी जाती है। मल्टीपल कॉपी बना दी जाती है। मल्टीपल कॉपी का मतलब होता है इसकी क्लोनिंग की गई है, ताकि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एक था उसकी हजारों कॉपी बना दी जाती है और इसे आगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। जहां जहां इस रेजिस्टेंट ए जीन की जरूरत होती है वहां पर इसे यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच। स्टॉप।